चलो चलो बहू, अब अपना दाहिना पैर कलश पर गिराओ, चलो। अरे क्या हो गया, दाहिना पैर उठाओ बहू। वो बुआ जी, दाहिना मतलब राइट या लेफ्ट? अरे राइट पैर से कलश को गिराओ, चलो। अरे दाहिने बाहिने में कंफ्यूज हो गई बहू, आगे गृहस्थी कैसे संभालोगी? अरे होता है जीजी, नहीं है ना, थोड़ा डर तो लगता ही है। डर किस बात का भला? अब ये इसका खुद का ही तो घर है, इसमें कैसा घबराना। अरे तू नहीं समझेगा, तू चुप कर। चलो बहू आओ, घर में सबके पैर भी छू लो और आशीर्वाद ले लो सबका। जी बुआ जी। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? अपना ही घर है, सब अपने ही लोग हैं। फिर भी आज मैं इन सबसे पहली बार मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो डर लगना तो लाजमी है ना। पता नहीं क्यों सारे समाज ने लड़कियों को इतना डरपोक क्यों बना दिया है। खामखा शादी को इतनी बड़ी चीज बना दी है। अरे क्या हुआ, दोनों अब आपस में ही बातें करते रहोगे कि पैर भी छुओगे? जी जी बुआ जी, बस आ रहे हैं। चलो। पूजा का आज अपने ससुराल में पहला दिन था, जिस वजह से वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। पर आकाश को ये बात अजीब लग रही थी कि क्यों घबराना, आखिर चेंज ही क्या हुआ है। आकाश, पूजा, तुम दोनों साथ में खाना खा लो। हाँ लाओ। तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? और ये सब्जी क्यों खा रही हो? ये तो तुम्हें पसंद नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब यहाँ क्या नखरे करो बैठकर कि ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। अरे इसमें क्या हुआ, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तुम नहीं समझोगे, जाने दो ना। अरे पर चुप रहो, सारे मेहमान है यहाँ पर, क्या सोचेंगे कि बहू पहले ही दिन आकर पति से बहस कर रही है। कोई कुछ भी सोचे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है, ये मेरे ससुराल वाले हैं आकाश। अरे तुम ही तो कहती थी शादी से पहले कोई कुछ भी कह दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शादी से पहले की बात थी, अब ये मेरा नया घर है, यहाँ मैं बहू बनकर आई हूँ। यहाँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे फर्क पड़ता है आकाश। मेरी समझ से तो तुम बाहर हो। चलो आकाश और पूजा, तुम भी जाकर कमरे में आराम कर लो, कल और भी रस्में हैं घर में, ठीक है? ठीक है, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। माँ जी, कल मैं कितने बजे उठ जाऊँ, और साड़ी पहननी है या सूट? हाँ पूजा, कल तुम 7:30 बजे तक उठ जाना और साड़ी पहन लेना कल का दिन, उसके बाद से सूट पहनना, ठीक है? जी माँ जी। नए घर में आने के बाद पूजा, जो शादी से पहले एक बिंदास लड़की थी, वो अब हर काम बड़े सोच समझ कर रही थी। लेकिन आकाश को ये सब अजीब सा लग रहा था। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो पूजा? अरे आकाश, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अपने घर वाले हैं, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, लेकिन मेरे लिए तो नया है ना सब कुछ, मुझे तो सब सोच समझ कर ही करना होगा ना। तुम लड़कियों को हमेशा ये क्यों लगता है कि तुम नए घर में आई हो तो सब मुश्किल होगा? शादी सिर्फ तुम लड़कियों की नहीं होती, हमारी भी होती है। लेकिन हमें देखो, हम बिना घबराए सब कुछ कर रहे हैं ना। तो तुमने कौन सा अपना घर छोड़ा है? माँ बाप सब कुछ छोड़ा है क्या? अब वही पुरानी चीजें कि लड़कियां बेचारी होती है, ये वो। मैं बेचारी नहीं कह रही हूँ, लेकिन लड़कियों को अपना घर और बाकी चीजें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और नए घर में नए माहौल में एडजस्ट करना होता है, जबकि ये चीजें लड़कों को नहीं करनी पड़ती। बस मैं इतना कह रही हूँ। ओ कम ऑन पूजा, तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो था अपने घर के बारे में, अपने बारे में। इस घर में तुम कितनी बार आ भी चुकी हो। अब ऐसे तो बिहेव मत करो जैसे तुम कुछ बड़ा बदलाव महसूस कर रही हो। देखो आकाश, ये इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। सब कुछ बदल जाता है, हमारा कमरा, हमारी आदतें, हमारा उठना बैठना, यहाँ तक कि हमारी सरनेम भी। तो घबराना, डर लगना, ये सब तो होता ही है। ठीक है भाई, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि समाज ने लड़कियों को कुछ ज्यादा ही बिचारी बना दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो लड़कों के लिए होता है। फिर तुम... अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसे कब समझ में आएगा? मैं भी सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी भी उठना होगा। नई शादी के बाद पूजा को वैसा ही लग रहा था जैसा हर लड़की को लगता है, अनकंफर्टेबल सा, नया नया, और थोड़ी सी हिचकिचाहट से भी। लेकिन पता नहीं क्यों आकाश को ये सब नाटक लग रहा था। सुनो, मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? कुछ ज्यादा या कम तो नहीं लग रहा? अरे सही लग रही हो, कितनी बार तो कह चुका हूँ तुमसे। वो क्या है ना, आज पहला दिन है, ससुराल में तो सब मुझसे पहली बार मिलेंगे, इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ। सही लग रही हूँ ना? अरे अब ये तुम्हारा अपना ही घर है पूजा, आराम से चिल करो, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? तुम नहीं समझोगे आकाश,
हर लड़की को ऐसा लगता है। नए घर में, नए माहौल में एडजस्ट करने में वक्त लगता है। अरे मैं भी तो कर रहा हूँ ना एडजस्ट, मेरी भी तो पहली शादी है। अरे कोई 10 बार इससे पहले शादी नहीं कर चुका मैं। तुम क्यों खुद को इतना अलग समझ रही हो? क्योंकि मैं बहू बनी हूँ किसी के घर की, अपना घर छोड़ कर आई हूँ। यहाँ के तौर तरीके रिवाज सब अलग है। वो छोड़ो, यहाँ का बिस्तर तक अलग है। कल रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बोलो, लेकिन तुम्हें आई ना, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का कमरा है जहाँ बचपन से तुम रहते आ रहे हो। अब हर बात में लड़कियों को क्या है, हमदर्दी लेने की आदत सी पड़ गई है कि हम घर छोड़कर आए हैं, नया नया घर है। अरे घूमने जाते हैं तो होटल भी तो नहीं होती है ना, वहां तो खुशी से एडजस्ट कर लेती हो। और ससुराल में क्या है, सब लोग तो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, बहू रानी ये, बहू रानी वो। तुम्हें समझाना मेरे बस के बाहर है। बात वो नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है एक्चुअली। आकाश, तू अभी तक उसी बात को लेकर बैठा है? तुम दोनों अभी चलो, सारे मेहमान नीचे आ गए हैं। जी माँ जी चलिए, पता नहीं इनके दिमाग में क्या भरा पड़ा है। पता नहीं क्यों सब लड़कियों को इतना सर पे चढ़ाते रहते हैं। घर ही तो बदला है, कौन सी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। अब तू आ रहा है या नहीं? हाँ हाँ आ रहा हूँ। आकाश और पूजा के बीच ये नोक झोंक तो चली रही थी, लेकिन शादी की रस्म खत्म होने के बाद भी आकाश इस बात को छोड़ नहीं रहा था। चलो आ जाओ, तुम दोनों भी खाना खा लो। जी माँ जी, मैं बस अभी आई। क्या बनाया है खाने में आज? ये लीजिए गर्मा गर्म रोटियां। आ जाओ पूजा, तुम भी बैठ जाओ। जी माँ जी। आज करेले की सब्जी बनाई है और दाल, दोनों मेरे पसंदीदा है। पर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रही हो? खा तो रही हूँ मैं। मुझे तो नहीं दिख रहा कि तुम खा रही हो। आकाश, तेरे लिए रिश्ता नया है, मैं मानती हूँ, खर्चे हैं, जिम्मेदारी है, सब मानती हूँ। लेकिन बेटा, तू वही अपने पुराने घर में है, तेरा कमरा, तेरे दोस्त, तेरी पुरानी चीजें। तुझे कोई जज नहीं कर रहा कि तू कैसे उठता है, कैसे बैठता है। माँ, आप ना बस औरतों की तरफदारी कर रही हैं और कुछ नहीं। अरे मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ आकाश, जो सच है वही कह रही हूँ। सच तो यह है कि लड़की और लड़के दोनों के लिए रिश्ता बदलता है, जिम्मेदारी आती है, लेकिन लड़कों के लिए किसी को हमदर्दी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों पर जिम्मेदारी नहीं आती, उनके लिए भी नए रिश्तों को संभालना मुश्किल ही होता है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक लड़की को किसी के घर की बहू बन के बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ बदलना पड़ता है। पर तू है कि इस बात को मान ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। अगर चलिए मान लेते हैं मैं जाकर पूजा के मायके में रहता हूँ, मतलब कि मेरे ससुराल में, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना लोगों से बात करने में, ना खाने में, ना सोने में। ये सब कहने की बात है बेटा, असल में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहिए ना कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब क्यों बात को बढ़ा रहे हैं, छोड़िए ना। नहीं पूजा, अब इसने सवाल उठाया ही है तो जवाब देना तो बनता ही है इसे। इसे भी तो पता चले कितना मुश्किल है एक बहू बनना। आप बस बातों को ना गोल गोल घुमा रही है माँ, और कुछ नहीं। चलो सीधी बात करते हैं आकाश बेटा, तू 1 महीने के लिए अपने ससुराल जाकर रह, ठीक है? जैसे पूजा हमारे घर रहती है ठीक वैसे ही, वहां से ही ऑफिस जा, वहीं जाकर सो, वहीं अपने दोस्तों से मिल। और अगर तुझे कुछ भी शिकायत या घबराहट नहीं हुई तो मैं और पूजा हार मान लेंगे, ठीक है? मंजूर है तुझे? ये हुई ना बात। अब आएगा अब दोनों को हराने का मजा। तो ठीक है, ये डील रही। लेकिन देख, जैसे पूजा इस घर को अपना रही है, अपना घर समझ रही है, ठीक तुझे भी वैसे ही करना होगा, समझा? चीटिंग नहीं चलेगी। अरे नो चीटिंग। कितना भी मुश्किल होगा अपने ससुराल में रहना, मैं रह लूंगा। आकाश ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बड़े ही घमंड के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। और यहाँ कावेरी ने भी पूजा के माता पिता से बात कर ली, आकाश को अपने घर के सदस्य जैसा ही ट्रीट करे। आकाश बड़ी खुशी से अपनी ससुराल पहुंचा। अरे ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं? कहीं मेरे स्वागत में तो नहीं खड़े? हाँ, शायद इसीलिए खड़े होंगे। क्या हुआ दामाद जी, यहीं से लौट जाने का इरादा है क्या? अंदर नहीं आएंगे? अरे नहीं नहीं चाची जी, आ रहा हूँ ना। आप कैसी हैं? अरे पैर तो छू लीजिए पहले। सॉरी वो। अरे कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी दामाद जी। अभी तो हमें साथ ही रहना है, इसलिए हंसी मजाक तो चलता रहेगा। जी आइए दामाद जी, अंदर आइए।
और बताइए क्या चल रहा है, सब ठीक? जी सब ठीक है पापा जी। ये लीजिए पानी दामाद जी। ये तो ठंडा पानी है, मुझे गर्म पानी पीने की आदत है, लेकिन चलेगा, आज पहला दिन है, कल से सबको बोल दूंगा। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ लगा दीजिए, ठीक है। अरे आप तो शर्मा रहे हैं दामाद जी, अभी तो पूरा 1 महीना रहना है साथ में। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, वो तो बस यूं ही, मैं शर्माता नहीं हूँ कभी भी। लगता है जीजू को अभी से अपने घर की याद आ रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ये भी तो मेरा अपना ही घर है, मैं क्यों घबराऊंगा और शर्माऊंगा। ये हुई ना बात जीजू। हाँ दोनों ही मेरे घर है, मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आइए। हाँ हाँ चलो। आकाश का पहला दिन ससुराल में ठीक ठाक ही था, पर सबसे बड़ी दिक्कत उसे आई अपना कमरा देखकर। अरे ये तो बहुत छोटा कमरा है, और कोई बालकनी भी नहीं है। मुझे तो आदत है सुबह पहले बालकनी में खड़े होने की, और ये क्या लड़कियों जैसा सजा के रखा है। पर अब इन्हें बोलूंगा तो कैसा लगेगा, क्या आते ही शिकायत करने लगा। क्या हुआ जीजू, आपको कमरा पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कमरा अच्छा है, अच्छा है, चलेगा मुझे। हाँ तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है जीजू। आकाश तू हार नहीं सकता है, ये तो वैसे भी आज पहला दिन है, इसीलिए अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। कितना मुश्किल है अपने ससुराल में रहना, मैं माँ और पूजा को गलत साबित करके ही रहूंगा। आकाश खुद को समझाने में लगा था कि उसे हारना नहीं है और वो 1-2 दिन में ही नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 15 दिन होने के बाद भी अब तक उसे वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो वो खुद के घर में महसूस करता था, जबकि यहाँ उसकी अच्छे से खातिरदारी भी हो रही थी। मम्मी जी मैं आपकी कोई मदद करवा दूं, वैसे भी मैं खाली बैठा हूँ। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप बैठिए ना। अरे लाइए ना, मैं सब्जी काट देता हूँ। सॉरी मम्मी जी, वो मैं। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, होता है, नया घर है, नया माहौल, सबके साथ होता है। आपको पता है जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब मुझे इस घर के रास्ते ही नहीं समझ आते थे, फिर धीरे धीरे एक वक्त के बाद सब कुछ अपना अपना सा लगने लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपका उठना बैठना, खाने का तरीका, जैसे मुझे पूजा ने बताया था कि आप मटन नहीं खाते, लेकिन आपने यहाँ कुछ भी नहीं कहा। ऑफिस से आकर आप टीवी देखने भी नहीं बैठते, अपना काम करते रहते हैं। मैं जानती हूँ नए घर में अपने घर जैसी फीलिंग आना कितना मुश्किल है। फिर आप लड़कियों को कैसे ये सब समझ में आने लगता है? ऐसा नहीं है दामाद जी, लड़कियों को भी उतनी ही दिक्कत होती है नए घर में एडजस्ट करने में। उन्हें भी डर लगता है कि कहीं उनकी किसी बात से किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं ससुराल में उनसे कोई नाराज ना हो जाए। बस इसीलिए उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए, क्योंकि वक्त हर चीज में एडजस्ट करने में मदद कर देता है। जी मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि मेरी माँ और पूजा आखिर मुझे क्या समझाना चाहते थे। जीजू आपको क्या हुआ, आपकी शक्ल इतनी उदास क्यों है? अब मुझे मेरे घर जाना है। अरे अभी तो 15 दिन ही हुए हैं आकाश बाबू। माँ आप यहाँ? मैंने बुलाया ही नहीं यहाँ, मैंने देखा कि आप अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे थे। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये क्यों मिस करेगा मुझे अपने घर को, हैं? ये तो लड़कियां करती है हमदर्दी पाने के लिए, ये तो बहुत स्ट्रांग है ना आकाश? माँ बस भी करो, मुझे समझ में आ गया है कि तुम और पूजा मुझे क्या समझाना चाह रही थी। हम लड़कियां मानती हैं कि लड़कों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, संभालना पड़ता है, जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर भी, लेकिन लड़कियों के लिए उसके साथ साथ अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने कमरे को जहां उन्होंने इतना वक्त बिताया है, सब कुछ बस एक दिन में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है। इसलिए अगर वो अपने नए ससुराल में घबरा रही है, शर्मा रही है, तो ये पति का कर्तव्य है कि उन्हें समझे और थोड़ा वक्त दे एडजस्ट होने के लिए। मुझे माफ कर दो पूजा, मुझे लगता था कि कितना ही मुश्किल होगा एक घर से नए घर में रहना, वहाँ के लोगों के साथ बनाए रखना, लेकिन जब मैं यहाँ आया तब मुझे एहसास हुआ कि सच में कितना अजीब सा लगता है अपने घर को छोड़कर किसी नए घर में जाना। तो अब तू यहीं रह रहा है ना, और 15 दिन? नहीं नहीं माँ, मुझे अपने घर जाना है। ये कहानी है कुसुम की,
जो हर सास की तरह बहू के घर आने से अपने घर की और खास तौर पर रसोई की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू के हाथों में सौंप देती है। कुमकुम बहू, अब तू ही इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा। अब इस घर को तुझे ही संभालना है, खास करके मेरी इस रसोई को, समझी? तो ये सारी जिम्मेदारी अब तेरी है। अब तुझे बखूबी से निभानी होगी अपनी जिम्मेदारियां। घर तो ठीक है, पर रसोई? कुसुम तो अपने दिल की बात अपनी बहू से कहकर चली जाती है, पर बेचारी कुमकुम रसोई की जिम्मेदारी और रसोई को देखकर परेशान हो जाती है। पर बेचारी बहू कर भी क्या सकती है? अब घर की बहू है तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। यही सोचकर कुमकुम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती और घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाती है। अच्छा माँ जी, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा रात के खाने के लिए क्या बनाऊं। अरे बहू, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेती ना, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ और तेरी सास। एक काम कर, आज ना तू पराठे बना ले, वैसे भी सर्दी आ गई है। माँ जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी ना आज पराठे ही बनाने का दिल कर रहा था, बस थोड़ा सा घबरा रही थी कहीं आप नाराज ना हो जाओ। अरे बहू, भला मैं क्यों नाराज होने लगी? मैंने तो खुद तुझे घर की सारी जिम्मेदारी दी है। ये घर अब तेरा ही है, तेरा जो दिल करे तू बना और हम सबको भी खिला, ज्यादा सोचा मत कर। अब क्या था, परमिशन मिलते ही कुमकुम रसोई में चली जाती है और घी में पराठे बनाने लगती है। घी में पराठे बनने के साथ ही कुसुम के नाक में घी की महक चढ़ जाती है और कुसुम गंदा सा मुंह बनाती हुई रसोई में आती है। हाय हाय बहू, पराठे बना रही है? अरे ये क्या बना रही है? पूरे घर में बदबू फैला दी तूने तो। माँ जी, आप जिसे बदबू कह रही हैं वो बदबू नहीं, घी की खुशबू है। घी के पराठे खाकर देखिए एक बार, मजा ना आ गया तो मेरा नाम बदल देना। बहू, तेरा नाम बदलकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी, पर तू पराठे में घी ना लगाकर अगर रिफाइन लगाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। पूरा घर महक रहा है, धुआं धुआं कर दिया तूने तो। अब बंद भी करेगी घी में पराठे बनाना? अब बताकर क्या फायदा माँ जी, पराठे तो बन गए, पर मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी और आपके लिए घी वाले पराठे नहीं बनाऊंगी। अब तो खुश है ना आप? इसका मतलब आज मुझे ये घी के बने पराठे खाने पड़ेंगे? हे भगवान, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही, ये पराठे कैसे खाऊंगी मैं? माँ जी, आप अगर पराठे नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, दिन की रोटी रखी है वही खा लीजिए। इतना बोलकर कुमकुम खुद पराठे लेकर बैठ जाती है और मज़े लेकर खाती है। अपनी बहू को मज़े लेकर घी के बने पराठे खाता देखकर उसका मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुमकुम रोज़ घी में पराठे बनाती और मज़े से खाती, तो वहीं कुसुम को घी में बने पराठों की बदबू आती और सभी सास की तरह कुसुम भी गली की औरतों के साथ बैठकर अपनी बहू की चुगली करती है। अरे कांता बहन, क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बहू को तो पता है कि घर कैसे चलना है, तभी तो तेल में पराठे बनाती है। एक मेरी कलमुही बहू को देख लो, ये जानते हुए भी कि मुझे घी की महक बर्दाश्त नहीं, फिर भी पराठों को घी में तल कर खाती है। बोलो। अरे कुसुम बहन, ये तो हर घर की कहानी है। और तुम खाने दो ना अपनी बहू को घी में बने पराठे। आखिर कब तक खाएगी घी में बने पराठे? एक ना एक दिन तो घी भी खत्म हो जाएगा, फिर तुम लाकर ही मत देना। पर देखते हैं कैसे खाती हैं घी में बने पराठे। मैंने तो गलती कर दी घर में घी लाकर। अब तो मैं बस भगवान से हाथ जोड़कर ये दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से घी खत्म हो, ताकि मेरे घर में घी के पराठे बनने बंद हो। अब इसी तरह से कुसुम हमेशा अपनी बहू की चुगली गली की पड़ोसनों से करती। ये देखने के बाद भी कुमकुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार वो दिन आता है जब घर में घी खत्म हो जाता है। माँ जी, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, न नमक है, न मसाले और ना ही घी। मैंने लिस्ट बना दी है, आप शाम तक ले आना। क्या? घी खत्म हो गया? अरे बहू, अगर तू घी में इसी तरह से पराठे छान कर खाएगी तो खत्म ही होगा ना। और वो घी भी मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि मेहमान जब आए तो उन्हें रोटी पर लगा कर दे सकूं, पर तुझसे घी बचे जब तो मेहमानों को पड़े। क्या माँ जी, आप तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे कि मैंने घी नहीं घर में रखा सोना खा लिया हो। अरे घी ही तो था, मार्केट जा रही है तो फिर से घी ले आइए ना। माफ कर बहू तू मुझे, मैं तो कब से इसी आस में बैठी थी कि कब घी खत्म होगा, और अब जब घी खत्म हो गया है
तो मैं घी घर में वापस लेकर आऊंगी? हरगिज नहीं, वो गलती दोहराऊंगी नहीं कभी भी। पर माँ जी, आपको छोड़कर घर में हर कोई घी खाता है। मेरे बारे में ना सही, अपने बेटे के बारे में ही सोच लीजिए। अरे मेरी प्यारी बहू, मेरा बेटा बिना घी की भी रोटी खा लेता है। अब तो भूल जाके इस घर में कभी भी घी आएगा। कुसुम को जब पता चलता है कि घर में घी खत्म हो गया है तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और अपनी ये खुशी की वजह वो अपनी गली की पड़ोसियों को बताती है। अरे कांता बहन, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे साथ मार्केट चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ। कुसुम, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतनी उछल रही है? कांता बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा था। एक दिन तो घी खत्म हो ही जाएगा, और जिस दिन भी घी खत्म होगा उसी दिन मेरी परेशानी भी। आज घी खत्म हो गया, और अब तो मैं घर में घी लाने से रही। अब देखती हूँ मेरी प्यारी बहू कैसे घी में पराठे बनाकर खाती है। कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो कांता के साथ मार्केट जाती है और पर्ची पर लिखा सारा सामान लेकर आती है। तो वहीं दूसरी ओर कुमकुम भी अपने पति को फ़ोन करती है। सुनिए ना, घर में घी खत्म हो गया है, तो आप शाम को घर आते हुए देसी घी का एक डब्बा ले आना। अरे यार कुमकुम, घी का रेट बहुत बढ़ चुका है, और हमारे घर में कोई इतना खास घी खाता भी नहीं है। मैं नहीं लाने वाला कोई देसी घी का डब्बा। रहने दो, अगर खत्म हो गया है घी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस घर में वही चीज़ आएगी जो आपको और आपकी माँ को पसंद हो। रखो फ़ोन, क्योंकि घी तो मैं मंगवा कर ही रहूँगी, चाहे आप लेकर आए या ऑनलाइन, घी घर में आएगा। इतना बोलकर कुमकुम गुस्से में अपने पति का फ़ोन रख देती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, मेरे ससुराल वाले तो बहुत कंजूस है। तुम जानती हो ना, बिना घी के खाना हजम नहीं होता तुम्हारी बेटी को। अपनी बेटी के लिए एक देसी घी का डिब्बा भिजवा दो ना। अरे बड़े कंजूस लोग हैं तेरे ससुराल वाले। मैंने तो सोचा था शहर में रहकर शहरी होंगे, पर ये तो हम गांव वालों से भी ज़्यादा गरीब है। अरे मोरी बिटिया, फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए ना गाय का देसी घी बनाकर अपने हाथों से भेजूंगी। उसकी खुशबू 4 गली तक पहुंचेगी। आराम से खाना मेरी बच्ची। माँ, गांव में रहकर भी तुमने ये दिखा दिया कि एक माँ को ही अपनी बेटी की फिक्र रहती है। पर माँ, घी ना ज़रा जल्दी भिजवाना। हाँ मोरी बिटिया, फ़ोन रखने के साथ ही भिजवाती हूँ लाला के हाथ से घी। शाम तक पहुँच जाएगा तोरे घर। हाँ, और गांव से ससुराल थोड़ी ना ज़्यादा दूर है। अपनी माँ से बात करके कुमकुम को बहुत अच्छा लगता है और वो घी का इंतज़ार करने लगती है। शाम तक कुमकुम का भाई उसके घर आता है और गाय का देसी हाथ से बना हुआ घी अपनी बहन को देकर वापस चला जाता है। अब अगली सुबह कुमकुम हमेशा की तरह घी में पराठे बनाती है। एक बार फिर कुसुम के नाक में घी की खुशबू जाती है और वो बौखलाती हुई किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है, बहू, घी तो खत्म हो गया था ना, फिर ये कहाँ से आ गया? और ये कौन सी कंपनी का घी है? इसकी बदबू तो पहले वाले घी से भी ज्यादा है। देखिए माँ जी, जैसे आपको बिना घी की रोटी पसंद है, वैसे ही मुझे घी के पराठे पसंद है। अगर आपको घी के बने पराठे नहीं खाने तो मत खाइए, पर मेरे खाने पर तो रोक मत लगाइए। इतना बोलकर कुमकुम अपने घी के बने पराठे कमरे में ले जाकर अकेले खाती है। अब समय यूं ही बीतता है और कुसुम हार मान जाती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम के सर में दर्द हो रहा था और जब उसे घी की महक आती है तो उसे उल्टियां होने लगती है। वो अपनी बहू के पास जाती है। बहू, अगर तुझे मेरी जान ही लेनी है तो ऐसे ही ले लेना। क्यों घी में बने पराठे बनाकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है? माँ जी, मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो, बल्कि मुझे तो आपकी फिक्र सताती है। अगर आपको घी की महक बर्दाश्त नहीं होती तो आप किचन में चिमनी क्यों नहीं लगवा देती? किचन को कवर कर दीजिए ना, ताकि घी की महक किचन से बाहर न जाए और आप चैन की सांस ले सके। बहू, तूने तो कसम खा रखी है, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। पर तूने आइडिया गलत नहीं दिया। अब देख कैसे मैं किचन को कवर करवा देती हूँ, फिर इस 4 दीवारी की किचन में खड़ी होकर गर्मी में पकाती रहना घी के पराठे और खाती रहना दबाकर। अब क्या था, कुसुम बिना कोई देरी करे किचन में चिमनी लगवा देती है और पूरा रसोई कवर कर देती है। अपनी मॉडर्न किचन देखकर कुमकुम बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा मॉडल किचन। आखिर मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। थैंक यू सासू माँ, कितनी आसानी से फंस गई आप, मेरी भोली सासू माँ। तो देखा दोस्तों, किस तरह कुमकुम ने अपनी सास की एक कमज़ोर कड़ी पकड़ी
और अपनी रसोई अपने हिसाब से बनवा ली, वो भी बिना किसी को शक हुए। बीवी की गलती। रागिनी अपने पति राघव का वेट कर रही थी और जब राघव अपने घर आता है तो रागिनी कहती है, आपको पता भी है कल तारीख क्या है? हाँ जानता हूँ, 16 है कल। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आज मेरे बच्चे को स्कूल में सबके सामने फीस के लिए बुला गया है और एक आप है, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कल के कल अपने बेटे की फीस भर दूंगी। आपको तो कुछ याद रहता ही नहीं। रागिनी की बात सुनकर राघव उसे पैसे दे देता है और अगले दिन रागिनी अपने बेटे की फीस भर देती है। रागिनी अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी, तभी वहां उसकी देवरानी निशा आती है और अपनी जिठानी को इस तरह आराम करता देख कहती है, दीदी बाहर साड़ी वाला आया है, चलो ना चलकर देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। अच्छा ऐसा है, चलो चलकर देखते हैं। निशा की बात सुनकर रागिनी उसके साथ अपने घर के बाहर जाती है, जहां उसको सच में साड़ियां काफ़ी पसंद आती हैं, पर उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो साड़ी नहीं लेती। लेकिन निशा वो साड़ी ले लेती है और घर में जाने के बाद कहती है, क्या दीदी आपने वो साड़ी क्यों नहीं ली? कितनी अच्छी और सस्ती साड़ी थी और आपके ऊपर जचती भी थी बहुत। निशा एक्चुअली मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैंने साड़ी नहीं ली। अब शाम को वो आएंगे तो उनसे पैसे लूँगी और फिर वो साड़ी खरीदूँगी। दीदी जेठ जी एक बिजनेसमैन है और आप उनकी वाइफ। एक बिजनेसमैन की बीवी होने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं है? आप अपना खर्चा चलाती कैसे हो? चलो मान लिया कि आपको आज साड़ी लेनी थी, पैसे नहीं थे इसलिए आपने पैसे नहीं लिए, पर अगर भगवान न करे अगर घर में कोई इमरजेंसी हो तो आप किससे पैसे लोगी? हाँ निशा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मुझे ना कभी पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि आपके पास पैसे होने चाहिए? मुझे ही देख लो, भले ये शहर के बाहर रहते हो पर समय समय पर मुझे पैसे भेजते रहते। आप तो इस घर की बड़ी हैं, घर की जिम्मेदारियां आपके सर पर है और भैया तो अक्सर बाहर रहते हैं। निशा की बात सही थी। अगर रागिनी उसको सही तरीके से लेती तो। शाम को जब राघव घर आता है तो रागिनी राघव से गुस्से में बात करती है, आ गए घर? हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। रागिनी आज ऑफिस मीटिंग थी, मैं वहीं से खाकर आया हूँ। अरे वाह, ये सही है आपका, जब मन करे आप बाहर से खा लेते हो। पर एक मैं हूँ जो बाहर का खाना खाना तो क्या देखती तक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं रहते। कुछ भी लेना हो तो देवरानी से लेने पड़ते हैं। अरे रागिनी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है क्या? मना नहीं किया, लेकिन कुछ लेने के लिए पैसे भी तो नहीं दिए ना। बार बार आपके पास पैसे मांगने आना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा भी एक अकाउंट ओपन करवा दो ताकि उसमें पैसे रहे और मुझे आपसे बार बार पैसे ना मांगने पड़े। अरे दूसरे अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, मुझे क्या ही ज़रूरत है। अरे कुछ सीखो अपने भाई से जो हर महीने निशा को पैसे भेजता रहता है। रागिनी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं दूसरा अकाउंट ओपन करवाने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जॉइंट अकाउंट करवाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें जब भी जितने भी पैसों की ज़रूरत हो तुम अकाउंट से निकाल लो। अब राघव की बात सुनकर रागिनी चुप हो जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगले दिन राघव अपने अकाउंट में ही उसका जॉइंट अकाउंट करवा देता है। ये देखकर रागिनी ये खबर अपनी देवरानी को देने जाती है। निशा, ओ निशा। क्या हुआ दीदी? तू मुझे कह रही थी ना तेरे जेठ जी मुझे पैसा नहीं देते, देख आज उन्होंने अपने अकाउंट के साथ ही मेरा अकाउंट ज्वाइन करवा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब मैं भी बिना सोचे समझे पैसे खर्च करूँगी, वो भी अपने ऊपर। बहुत रौब दिखाती थी ना मुझे, मेरा पति ये करता है, इतने पैसे देता है, मैं ये लेकर आई वो लेकर आई। अब बताती हूँ कि किसका पति कितना कमाता है। हाँ भाभी, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं वो साड़ी नहीं ले पाई, इसलिए अगर हम दोनों आज किसी अच्छी सी दुकान पर चले और बढ़िया सी साड़ी ले ले तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए कब चलना है? शाम को चलते। रागिनी अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और शाम को एक बार फिर वो साड़ी की दुकान पर जाती है और दुकानदार को अच्छी और महंगी साड़ी दिखाने को कहती है। भैया अच्छी सी अच्छी साड़ी दिखाना आप। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखाऊंगा। भैया अच्छी तो दिखाना पर थोड़ा बजट वाली साड़ी दिखाना। अरे ऐसे कैसे बजट वाली साड़ी दिखाना? भैया आप महंगी से महंगी साड़ी दिखाइए, कोई बात नहीं। पर भाभी साड़ी पर पैसे खर्च करना सही नहीं है।
और अगर साड़ी महंगी वाली लेनी भी है तो सही रेट में लेंगे ना हम। निशा, पैसे किसके लगेंगे, तेरे या मेरे? रागिनी की ये बात सुनकर निशा चुप हो जाती है। वहीं जब दुकानदार भी महंगी से महंगी साड़ियाँ रागिनी को दिखाने लगता है, ये देखकर निशा खुद से कहती है, अच्छा तो अब ये मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रही हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे पैसों का धौंस दिखाओगी ना तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। अब आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। दीदी उधर देखो, वो जो डमी पर साड़ी है कितनी अच्छी है, आप उस साड़ी का प्राइस पूछिए ना। मानना पड़ेगा निशा, तुम्हारी पसंद सच में अच्छी है। भैया वो डमी वाली साड़ी दिखाना। रागिनी के कहने पर दुकानदार उसको दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखा देता है। ये साड़ी सच में बहुत सुंदर लग रही है। इस साड़ी को पैक कर दीजिए। 10,000 की साड़ी है, पैक कर दूं भाभी जी? 10,000? इतनी महंगी साड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझ पर गुस्सा करे। अरे हमारी दीदी के लिए तो ये मामूली सी रकम है, क्यों दीदी? अब हाँ, ये कोई बड़ी रकम थोड़ी ना है, पैक कर दो इसको। रागिनी उस साड़ी को खरीदकर घर चली जाती है। रात को जब राघव घर आता है तो वो रागिनी पर भड़कते हुए कहता है, रागिनी तुम्हारा दिमाग घास चरने तो नहीं गया? क्यों, क्या हुआ? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? अरे तुमने ऐसा भी क्या खरीद लिया जो आज की डेट में तुमने 10,000 रुपये खर्च भी कर दिए? अब वो मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद आ गई थी जो थोड़ी कॉस्टली थी, पर मेरा ना बहुत मन था क्योंकि आप तो मुझे कभी कोई साड़ी लाकर देते नहीं हो, तो मैंने वो खरीद ली। क्या 10,000 की तुमने साड़ी खरीदी? अरे तुम्हारे दिमाग में दिमाग की जगह भूसा भरा है क्या? रागिनी राघव की बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप सोने चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रागिनी अपनी देवरानी को जलाने के लिए आए दिन कोई ना कोई महंगी चीज़ें लेती रहती। तो वहीं निशा भी कम नहीं थी, वो अपनी जिठानी को सामान लेने का बढ़ावा देती रहती। और ऐसे ही एक दिन निशा अपनी जिठानी के पास आती है। दीदी अब तो आए दिन आप कुछ न कुछ खरीदती रहती हैं, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार आप बेडशीट खरीद ले। वो कहना घर की सभी बेडशीट गंदी हो रही हैं और बेडशीट के साथ साथ सोफ़े की कवर पर्दे सब भी तो ख़राब हो रहे हैं। बस इतनी सी बात। अरे अब तुम देखो, अब इस घर में सोफ़े कवर बेडशीट पर्दे सब कुछ नया आ जाएगा। इतना बोलकर रागिनी निशा के साथ बाजार जाती है और एक बार फिर महंगा खर्चा करके आती है और एक बार फिर राघव और रागिनी की लड़ाई हो जाती है। रागिनी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे लोगों को सैलरी भी देनी पड़ती है और एक तुम हो कि हर समय पैसों की बर्बादी करती रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? अच्छा तो अब तुम मुझे पैसों के लिए लड़ोगे? अरे जब तुम पैसे खर्च करते हो तो कुछ नहीं, और अगर मैंने थोड़े से पैसे क्या खर्च कर दिए, तुमने घर को सर पर उठा लिया। क्यों? यही तो दिक्कत है कि तुम थोड़े पैसे खर्च नहीं करती, तुम दिन का 5-10 हज़ार रुपया खर्च देती हो। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारा अकाउंट ज्वाइन करवाया। अगर मैंने तुम्हारा अलग अकाउंट ओपन करवाया होता तो तुम इतने पैसे खर्च करती ही नहीं। हाँ तो गलती की है तो भुगतो अब। राघव रागिनी को समझाने की लाख कोशिश करता है पर रागिनी नहीं समझती और सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रागिनी अपनी देवरानी निशा से कहती है, निशा आज ना मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बोलिए ना दीदी, क्या हेल्प करूं? वो आज अपने घर में किटी पार्टी है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना उस किटी पार्टी को तुम भी ज्वाइन कर लो। दीदी मैं तो इस किटी पार्टी को ज्वाइन कर लेती पर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मैं किटी पार्टी में पैसे नहीं मिला सकती, इसलिए आप एंजॉय कीजिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ला कर दे दूँगी। ओफो निशा, तुम पैसों की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे तुम्हारी जेठानी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। तुम्हें बस तैयार होकर हमारी पार्टी में आना है, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद हैंडल कर लूँगी। रागिनी की बात सुनकर निशा कुछ बोलती नहीं और उसके कहे अनुसार शाम को तैयार होकर पार्टी एंजॉय करने लगती है। कुछ देर बाद राघव घर आता है जहाँ वो देखता है कि उसके घर में किटी पार्टी हो रही है। ये देखकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, पर क्योंकि उसके घर में गेस्ट आए हुए थे इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अपने पति को गुस्से में देखकर रागिनी इस किटी पार्टी को यहीं रोक देती है और राघव के पास जाती है। राघव जी खाना खा लीजिए ना। खाने का मन नहीं है, जाओ तुम अपनी पार्टी को एंजॉय करो। पार्टी तो खत्म हो गई है, चलिए ना चलकर कुछ खा लीजिए ना प्लीज़। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो आप?
और अगर मैं छोटी सी पार्टी करके खुश क्या हो जाती हूँ, आप मुझ पर भड़कते ही लगते हो। भड़को नहीं तो और क्या करो? तुम्हें पता भी है अभी मेरा बिजनेस कितना घाटे में जा रहा है। पर तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस खुद से और खुद की खुशी से मतलब है। राघव अपनी बात बोलकर वहां से चला जाता है। इस तरह अब आए दिन राघव और रागिनी के बीच में कोई ना कोई कलेश होता ही रहता। ऐसे ही एक दिन रागिनी हॉल में बैठी थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रागिनी दरवाज़ा खोलती है तो वो कुछ लोगों को खुद के सामने देखती है। जी, आप कौन? मैं मोहित मैडम, क्या मैं आपसे आधे घंटे के लिए बात कर सकता हूँ? जी कहिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं रागिनी, मैं यहाँ अपनी देवरानी और पति के साथ रहती हूँ। नमस्कार रागिनी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं पैसा फेंक तमाशा देख से आया हूँ। ये एक तरह का फंड है जो... फंड? मैंने अक्सर सुना है कि फंड में बहुत फ़ायदा होता है। अब आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर आ जाइए, उसके बाद अच्छे से समझाइए। रागिनी उन लोगों को अंदर बुला लेती है और अपनी देवरानी को आवाज़ लगाती है। निशा, निशा ज़रा 5-6 कप चाय तो रख देना। रागिनी की आवाज़ सुनकर निशा चाय लाती है और वहीं बैठ जाती है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि हम पैसा फेंक तमाशा देख से आए हैं। ये एक तरह का फंड होता है। अगर आप इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो आपको उसका 2 गुना पैसा मिलेगा। और अगर हमारा पैसा डूब गया तो? जी नहीं मैडम, आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि ये गारंटेड है। आपका निवेश किया गया पैसा डूब ही नहीं सकता। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको रिव्यू भी दिखा सकते हैं। जी दिखाइए ना। रागिनी की बात सुनकर मोहित अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो दिखाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो फ्रॉड नहीं है। उनके रिव्यू देखकर रागिनी खुश हो जाती है और इस फंड में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि जैसे मैंने लाखों में इस फंड में निवेश किया तो मुझे कितना मिलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगा रही है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया इस फंड में हर महीने डालती है तो आपको साल का 18 लाख रुपया मिलेगा। 5 लाख रुपया आपको ब्याज के तौर पर मिलेंगे। तो बताइए आप कितने तक का निवेश करना चाहती हैं? आपने हमें इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन हम अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते। आप जा सकते हैं। अरे निशा, ये तुम क्या कह रही हो? अब आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, हम अभी डिस्कस करके आते हैं। इतना बोलकर रागिनी निशा को साइड में ले जाती है। निशा, तुम्हें पता भी है हम हमारे पैसे का इस फंड के ज़रिए 2 गुना कर सकते हैं। तुम क्यों मना कर रही हो? नहीं दीदी, मैं इस फंड में पैसे नहीं लगाऊंगी, और मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि आप भी इस फालतू की चीज़ में पैसे मत लगाओ। क्या पता ये फ्रॉड हो। अरे उसने सबूत तो दे दिया कि वो फ्रॉड नहीं है। नहीं दीदी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसमें लगाऊं। माफ़ करना, पर फालतू की चीज़ में मैं अपना पैसा नहीं लगा सकती। ठीक है, मत लगा। और अगर बाद में मेरे पैसे 2 गुने होकर आ गए ना तो कहना मत, दीदी अब सही कह रही थी। हाँ हाँ, नहीं कहूँगी। निशा तो इस फंड में अपने पैसे नहीं लगाती, पर पैसे 2 गुने होने के लालच में रागिनी पूरे 5 लाख रुपए का निवेश इस फंड में कर देती है। और कुछ देर बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आज राघव घर जल्दी आ जाता है और उसको घर जल्दी आता देख रागिनी उससे कहती है, राघव जी, आज आप इतनी जल्दी आ गए। राघव बात करने से पहले उसको ज़ोरदार तमाचा मारता है। उसके थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज़ गूंजती है कि निशा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और अपने जेठ को इतने गुस्से में देखकर पूछती है, जेठ जी क्या हो गया? आपने दीदी पर हाथ क्यों उठाया? इसका दिमाग खराब हो गया है। इसको सब पता है कि अभी मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, उसके बाद भी ये गलतियों पर गलतियां करती रही। मैं बार बार इसको मना करता रहा कि नहीं रागिनी, इतने खर्चे नहीं करने, अभी मुझे लोगों को सैलरी भी देनी है, लेकिन ये नहीं मानी। और आज देखो, इसने मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल कर न जाने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, उन पैसों को मैंने अच्छी चीज में ही लगाया है। अच्छा, ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जिसमें तुमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए? रागिनी अब राघव को सारी बात बताती है, जिसके बाद राघव खुद के सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इस तरह क्यों बैठ गए? तुम्हें पता भी है तुमने जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो फ्रॉड है। इतना बोलकर राघव अब उसको अपने फ़ोन में कुछ न्यूज़ दिखाता है, जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि पैसा फेंक तमाशा देख फ्रॉड है। ये देखकर मानो रागिनी को एक झटका लग जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बिना जांच पड़ताल किए 5 लाख रुपए लगा दिए। इसीलिए बोलता था मैं तुम्हें, फालतू फिजूल खर्ची मत करो।
लेकिन तुम्हें मेरी सुननी का है। कर दिया ना सब सत्यानाश। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? अरे मैं लोगों की सैलरी कहाँ से दूं बताओ? है तुम्हारे पास पैसा? वो पैसा मैंने बिजनेस में लगाने के लिए बचाया था। पर राघव गुस्से में अपने कमरे के अंदर जाता है और रागिनी के गहने निकाल कर बेच देता है और उसके गहने से जो पैसे आते हैं उससे सबको सैलरी देकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। राघव के इतने बड़े फैसले और अपनी इतनी बड़ी गलती से अब रागिनी को ये समझ में आ गया था कि कभी किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान खुद का ही होता है। रागिनी ने सिर्फ दिखावे के पीछे ही अपना नुकसान कर दिया था, जिससे अब उसको अकल आ जाती है और फिर वो कभी दिखावा नहीं करती।